हेलो फ्रेंड्स, सीटेट एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप इस आंशिक लॉकडाउन में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने टारगेट को आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पेपर 2 से रिलेटेड। पेपर 2 में हम लोग आज देखेंगे कि मुख्यतः जो है जो एक पेपर जो 60 मार्क्स का होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 जो है वो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, वेयर एज पेपर 2 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और 4 पार्ट्स में क्या होता है कि एक पेपर जो है आपका वो सोशल स्टडीज या फिर साइंस जो है वो 60 मार्क्स का आता है। तो इसमें हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि 60 मार्क्स वाला जो है ये भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है। और इसमें क्या होता है, एक आपका जो है हिस्ट्री पूछी जाती है, एक हिस्ट्री पूछी जाती है, दूसरा ज्योग्राफी पूछी जाती है और तीसरा जो है पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है। तो इस तरह से ये 3 विषय पूछा जाता है और जो है एक जो है आपका पेडागोजी जो है इसमें पूछा जाता है। और इसमें जो पेडागोजी पूछा जाता है, पेडागोजी तो इस तरह से पेडागोजिकल में इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो रेशियो होता रहता है 40:20 रहता है। 40:20 जो है इसका आपका रेशियो रहता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 40 प्रश्न जो है आपका इतिहास से, भूगोल से और पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो है ये उपर्युक्त जो अंकित 3 सब्जेक्ट है इसको आप कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में जो इसमें पूछे जाएंगे। तो ये चीज जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि 60 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर आप पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो 60 मार्क्स जो है वो आपको जो है 60 मार्क्स में आप 56 57 वो लाए, ताकि जो है आप ओवरऑल जो है आप स्कोरिंग बढ़िया करें। और हमने भी ऐसा ही किया था कि 55 प्लस मार्क्स जो है हमने अचीव इसी में किया था सोशल साइंस में। तो इसलिए जो है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि इसमें जो है आपको ये करना। दूसरी बात है कि आप जानते होंगे कि सोशल साइंस में वो लोग जिनका जो है आर्ट्स कॉम्बिनेशन रहा है ग्रेजुएशन में और जिनका साइंस रहा है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो भी हो, तो वो लोग जो है फिर साइंस का। तो साइंस के लिए भी हम लोग कुछ कुछ टॉपिक चर्चा करेंगे। और आपको एक चीज जानकर खुशी होगी कि इसमें जो भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का जो स्तर रहता है, इसमें जो प्रश्नों का लेवल जाता है तो वो बहुत अधिक टफ नहीं रहता, वो अधिक टफ नहीं रहता है। जनरली अगर आप अवेयर है जीके के प्रति, जनरल जो जीएस होता है उसके प्रति अगर आप जागरूक है तो आई थिंक कि बहुत क्वेश्चन जो आप अभी भी देखेंगे तो बन जाता है। आपको कुछ प्रश्न अगर हम सुनाए तो आपको बड़ा ही अचंभित तो आप होंगे कि जैसे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, जैसे राष्ट्रपति, बिहार का प्रथम जो है या किसी राज्य का जो प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल, दूसरा नागरिक कौन होता है। तो इस तरह से इस तरह टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से भी जो है उसी टाइप का आता है कि कोई परंपरागत ऊर्जा क्या है, अपरंपरागत ऊर्जा क्या है। और हिस्ट्री से भी कई ऐसी चीज है जिसको आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि आसानी से आप कर सकते हैं कि पहले मानव किस तरह से रहते थे, या फिर दिल्ली सल्तनत का कोई क्वेश्चन पूछ दिया, बलबन से रिलेटेड पूछ दिया। तो इस तरह से जो है आप उसमें देख पाते हैं कि क्या-क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रश्नों का इसीलिए जिक्र कर रहे थे कि आपको उस प्रश्नों का जब आप नेचर समझते हैं तो आप परीक्षा को समझते हैं, और परीक्षा को जब आप समझते हैं तब आपको पता चलता है कि हम तैयारी जो है वो कैसे करें, तैयारी कैसे करें, किस दिशा में करें। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट जब हो जाता है तो आप देखेंगे कि तैयारी जिस दिन आप शुरू करना मतलब कि प्रारंभ करते हैं, उसी दिन आपका 50% जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपने राइट डायरेक्शन में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए जो है आप जो है वो सही रास्ते में जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है प्रारंभ भी माना जाता है। और एक अच्छे मार्गदर्शक के अगर आप किसी से भी आप तैयारी करें, मेरी कोई ये इच्छा नहीं रहती है कि आप मेरे साथ ही तैयारी करें, लेकिन मेरा एक जरूर ये बात रहता है कि आप जहां भी तैयारी करें कम से कम उसके अनुभव को देखें, उसके मतलब कि लेवल को देखें कि वो किस लेवल से बातचीत कर रहे हैं, कैसे वो टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग का लेवल देखें। और आप ये देखें कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आ रहा है तो कहीं ना कहीं
सामने वाले को टीचिंग से, सामने वाले के पढ़ाने के असर से आपका प्रश्न बनेगा या ना बनेगा। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे मार्गदर्शक को खोज पाते हैं, और जहां आपको लगता है तो आप वहां जरूर ऐसा देख सकते हैं। और हम वैसे भी जो है हम इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। चलिए आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो आप मान सकते हैं इसमें कि 20-20-20, लेकिन आपको क्या करना है 40:20 रेशियो जो अभी हमने बताया, इस तरह में इसमें जो है ये प्रश्न आएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या सब चीज पूछा जाएगा। तो हम तीनों का जो है, हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो या पॉलिटिकल साइंस का हो, हम तीनों का जो है अलग अलग टॉपिक का जितना भी है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। अगर आप 20 मार्क्स देख रहे हैं तो 20 मार्क्स में आप कह सकते हैं कि 20 मतलब कि 20 जो है 20 20 टॉपिक इसमें होगा, 20 टॉपिक इसमें होगा, 20 टॉपिक इसमें होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अधिक नहीं है। आप मार्क्स अगर आप सोचते हैं तो आप मार्क्स देख रहे हैं कि आपको अबाउट 60 आ रहा है। तो 60 मार्क्स के लिए 20-20 चैप्टर को पढ़ना वो आसान है। दूसरी बात है कि क्योंकि आपको डीपली भी नहीं पढ़ना है। अब आप जानते हैं कि जैसे कि इतिहास से हम प्रश्नों की बात करें, आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति से पूछा जाएगा कि कुंवर सिंह ने कहाँ से भाग लिया, तो आप बता सकते हैं कि बिहार से भाग लिया, आरा के थे, जगदीशपुर उनका गांव था, घर था, जमींदार थे। तो इस तरह से आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। आपको उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि सभ्यता और बर्बरता का युद्ध किसने कहा था। आप जानते हैं कि इसका आंसर टी.आर. होम्स होगा, लेकिन आपसे इस तरह का प्रश्न डीपली नहीं पूछा जाएगा कि सभ्यता या फिर प्रथम कौन थे बी.डी. सावरकर के बारे में, या फिर इतिहासकार कौन थे, या फिर कौन जो है दिल्ली में जो युद्ध हुआ था उसमें कौन अंग्रेज शासक जो थे वो उस समय मारा गया, निकलसन था, फिर हडसन आता है। तो भले आपके बारे में ये पूछा जाएगा प्रश्न आपको 1857 से ही, जो आपके सिलेबस में भी है। दिल्ली में आंदोलन को कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो है नाम तो बहादुर शाह जफर जो थे वो थे, लेकिन बख्त खान जो है मुख्यतः रूप से वो जो सैनिक नेतृत्व कर रहे थे। आप उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद आप झांसी का आप जानते हैं, आप कानपुर का जानते हैं, इलाहाबाद का जानते हैं। इस तरह से प्रश्न जब हम 1857 पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो उसमें हम लोग जो है छोटा छोटा जो चीज पूछा जाने वाला है उस चीजों पर बृहद रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि फिर मेनली जो है आप देखते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो तरह तरह के जो है ज्योतिबा फुले आते हैं, फिर जो है आर्य समाज आते हैं, तो तरह तरह के जो है, या फिर तमिलनाडु में जो है हम लोग पीछे वहां जो पेरियार को देखते हैं। तो इस तरह से उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग को देखना होता है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी हिस्ट्री सेगमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन, इसको जो है हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे कि आप देखते हैं कि हालांकि इसको मेनली 1905 से लेकर जो है 1947 तक इसको माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन के जो खिलाफ हुआ था, भारतीय लोग जो विरोध किया था, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है और 1947 में आप देखते हैं कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हालांकि 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो 1905 से 1947 तक मुख्यतः रूप से राष्ट्रीय आंदोलन। हालांकि आंदोलन की शुरुआत तो बहुत लोग जो है वो 1857 को ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन बताते हैं। तो तरह तरह की चीजें मुख्य रूप से इस बीच में क्या सब घटना गई 5 में, तो हर एक तरह से, चाहे वो कांग्रेस का अधिवेशन हो या उस समय बंगाल विभाजन का क्या प्रारूप हुआ, कौन कौन नेता रहे, कौन फिर क्या हुआ, फिर कैसे 11 में जो है देखेंगे हम लोग की कैसे वो रद्द हो जाता है, बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द हो जाता है। फिर उसी घोषणा में देखते हैं कि बिहार जो है 1912 में बिहार जो है 22 मार्च 1912 हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग बिहार के बारे में, फिर और भी चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे जो है या फिर आप देखते हैं कि मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व जो है 1909 का जो अधिनियम आता है, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते हैं, तो उस तरह से जो चीजें है, मार्ले मिंटो अधिनियम आता है, तो उसमें हम लोग जो है
इसमें प्रतिनिधित्व मिल जाता है। फिर हम लोग जो है थोड़ा-थोड़ा 1919 के बारे में देख लेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में लिखते हैं। उसके बाद है भारत अधिनियम जो है ये 1935 वाला है, इसमें हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा बीच में आपका जो भी आंदोलन हुआ, चाहे स्वदेशी हुआ या बीच में अ, तिलक को मतलब कि ये किया गया, जेल किया गया 1908 से 1914 आप जानते हैं कि मांडले जेल में उसको रखा गया था बर्मा में। तो इस तरह से वो हो या फिर आप देखेंगे कि कैसे 1916 में फिर जो साथ में जो अलग होता है कांग्रेस जो है, गरम दल, नरम दल, फिर कैसे 1916 में एकजुट हो जाता है। फिर उसी में आप देखेंगे कि एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो है होम रूल स्थापित किया जाता है। फिर गांधी जी के द्वारा फिर खिलाफत आंदोलन हम लोग देखते हैं, कैसे गांधी जी ने उसको एक मौका की तरह देखा था। फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से बीच-बीच में हम लोग जो है पूरा देखने का प्रयास करेंगे और फिर कुछ मिडिएवल हिस्ट्री को भी देखेंगे और प्राचीन हिस्ट्री देखने का सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि प्राचीन बिहार से जुड़ा हुआ जो हमारा भारत का प्राचीन इतिहास है। तो इसलिए जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो बिहार के गौरवशाली इतिहास को भी जानते हैं, चाहे वो मौर्य डायनेस्टी हो या फिर हर्यक वंश हो, जो भी हो, हम लोग उसको जो है क्लियर करेंगे। माफ़ी चाहेंगे। तो इसमें हम लोग यही सब चीज़ों को देखने का काम करेंगे। तो हमने अभी चर्चा करी है कि आपका हिस्ट्री के बारे में जो है क्या सब चीज़ें देखेंगे। चलिए अब हम थोड़ा-सा ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भले 20 चैप्टर है लेकिन 20 चैप्टर काफ़ी आसान है। जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 20 चैप्टर एकदम आसान आपको हम कर देंगे। इसके बाद जो है ज्योग्राफी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ज्योग्राफी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि अ, छोटा कुछ ही टॉपिक को जो इसमें करना है और ऐसा टॉपिक है कि ये भले 20 हम बोल दिए लेकिन 10 टॉपिक्स भी कम है। जैसे कि आप ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एज ए साइंस, तो ज्योग्राफी को एक सोशल स्टडी के तौर पे भी देखेंगे और जो है हम लोग इसको साइंस के तौर पे भी जो हम ज्योग्राफी को देखते हैं। तो सोशल में कि हम लोग जो सोशल में रहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ज्योग्राफिकल किस रूप से, चाहे हमको डाइवर्सिटी समझना हो, आप जानते हैं कि विविधता चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ता है और विविधता क्या होता है कि आप जानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है, आप कई राज्यों से होकर गुजरेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि कल्चर, लैंग्वेज वगैरह-वगैरह जो है क्लाइमेट सब चीज़ चेंज है, चाहे मिट्टी हो, सब्जी फसल हो, खान-पान का तरीका हो, तो तमाम चीज़ें जो है बोली, भाषा सब चीज़ में बदलाव होता है। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं हम लोग इंडियन है, ये इस तरह से हम लोग बोलते हैं और फिर क्या होता है, तो सोशल में हम लोग देखते हैं हर एक चीज़ जो सोशल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद साइंसेज़, अब साइंसेज़ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक ज्योग्राफी को एक साइंस के तौर पे ही, जैसे कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है, दिन-रात होता है। किसी किसी दिन एक दिन होता है कि जो सबसे बड़ा दिन होता है, जैसे 21 जून को हम लोग बोलते हैं। एक ऐसा समय आता है फिर उपसोर, अपसोर वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है इसी में हम दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं प्लैनेट के बारे में। तो प्लैनेट में आप जानते हैं सोलर सिस्टम में कि ये जो सन है, तो सन में आप देखते हैं कि किस तरह से जो है सन है और इसके साथ जो है अन्य ग्रह है, चाहे वो सन हो या फिर इसके बगल में जो है आप जानते हैं बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो। इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि और भी जो भी ग्रह है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे-कैसे है। फिर प्लूटो को भी बारे में देखेंगे कि प्लूटो को कैसे 2006 में जो है इसको बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें को हम लोग एक चैप्टर जो हमारा है प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कैसे घूमता है, कैसे हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय संलयन द्वारा जो है हाइड्रोजन, हीलियम की सहायता से सूर्य जो है अत्यधिक ऊष्मा का भंडार है। इस सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे। इसके आगे हम लोग जो है ग्लोब को देखेंगे। ग्लोब को दिखाने के लिए हमारे पास हम ग्लोब जो है आपको फिजिकली रूप से भी दिखाएँगे, मैप में भी दिखाएँगे, बाय द मैप में भी दिखाएँगे और जो है विजुअली भी दिखाएँगे हम आपको। तो विजुअली में हम लोग मैप ग्लोब को पढ़ेंगे कैसे एक जो पृथ्वी के आकार का है और कैसे हम लोग उसमें चाहे वो इक्वेटर हो, विषुवत रेखा हो, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो और कर्क रेखा पे जो देश है, मकर रेखा पे देश है, इसको भी हम लोग देखेंगे, चाहे वो एशिया का देश हो, अफ्रीका महादेश का देश हो या फिर दक्षिण अमेरिका का देश हो या उत्तरी अमेरिका का देश हो। तो इस तरह से सबको हम लोग देखने का काम करेंगे और ग्लोब को समझने का काम करेंगे। उसमें भी कि कैसे वो साढ़े 23 डिग्री पर जो है आप देखते हैं कि साढ़े 23 डिग्री पे झुका हुआ है। दिन-रात होता है, मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु चेंजेज़ होता है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में हम ग्लो के बारे में भी देखेंगे। इसके बाद जो है नेचुरल इन ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसे मनुष्य रहता है, उसके बाद आप जानते हैं हवा, हवा में बहुत सारा चीज़ है, हवा से
आसान नहीं। अब एक जनरली आप जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो आपका सबसे अधिक पाया जाता है वही, लेकिन वायुमंडल में आप देखते हैं तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो आपका 78% जो वो पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग वायुमंडल के बारे में देखेंगे, वायुमंडल के बारे में देखेंगे, परत के बारे में देखेंगे, चाहे वो क्षोभ मंडल समताप मंडल हो, इस तरह से चीजों को भी हम लोग जो है ओजोन मंडल हो, बहिर्मंडल हो, तो उस सब चीजों में भी और उसकी क्या विशेषताएं हैं, वर्षा कहाँ होती है, हवाई जहाज कहाँ चलती है, दूर संचार जो है वो कहाँ होती है, ओजोन मंडल का कैसे कार्बन ये सीएफसी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे प्रभावित कर रहा है, हालिया दिनों में अंटार्कटिका में जो देखा गया, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग उसमें देखने का काम करेंगे। इसके बाद जो है वाटर में आप जनरली ये चीज को सुने होंगे कि बिन पानी सब सुन। तो पानी कई जगह है, पानी का काफी वैल्यू है। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो है 70 to 80% जो है पानी ही है, और हमारे शरीर में जब हम भोजन भी करते हैं तो पानी की ही मात्रा के कारण ही जो हमारा भोजन जो वो अधिकांश पच पाता है। इसके बाद बाहरी तौर पे हम देखेंगे तो पानी का प्रयोग आप जानते हैं कि सिंचाई इरिगेशन में होता है, और मात्र जो है लेस देन 50 है, 48% के आसपास जो हमारे देश में जो भूमि है वो सिंचित भूमि है, सिंचाई हो पाता है। बाकी जो है अन्य संसाधनों पर निर्भर रहता है। तो हम लोग पानी को कई संदर्भों में नदियों के रूप में देख सकते हैं, बांध के रूप में देख सकते हैं, नदी जोड़ो परियोजना के रूप में देख सकते हैं, सिंचाई के प्रकार देख सकते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं हरित क्रांति में क्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जो है इस तरह का प्रयोग किया गया। तो ये सब चीजों को भी हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे। उसके बाद यातायात, आप जानते हैं कि यातायात सिर्फ एक टर्म है, लेकिन यातायात में कई चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट में जो है आपका कई चीजें हैं, चाहे वो आपका सड़क हो, आपका रेल हो, आपका हवाई मार्ग हो। हालिया दिनों में आप सुने होंगे कि एयर इंडिया जो वो चर्चा में है, क्योंकि वो टाटा को मतलब कि 18,000 करोड़ में जो है उसको दे दिया गया है, क्योंकि एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, ऐसा सरकार का कहना है। खैर, तो यातायात में तीनों है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सड़क में आप देख रहे हैं अभी जो है सरकार के द्वारा जो है भारत माला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो हालांकि कुछ कुछ नया चीज को भी हम लोग समझेंगे कि तो क्योंकि परीक्षा में अगर आपके अवेयरनेस को भी समझना चाहे तो वो समझ सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि भारतमाला जो है ये सड़कों को बनाने का जो है वो श्रृंखलाबद्ध जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया है। आप देखेंगे सागर माला, समुद्री को जोड़ने के लिए जल परिवहन को विकसित करने के लिए सागर माला। रेलवे में बहुत सारा चीजें आप देख रहे हैं रेलवे में, उसके बाद हवाई में। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में, यातायात के बारे में हम लोग देखते हैं। सड़क में आपका NH, SH, DH वगैरह सभी आ जाता है, तो हम लोग उसके बारे में भी तो कुछ देखेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर आ जाता है, संसाधन आ जाता है। संसाधन में आप देखेंगे कि संसाधन में जो है आपको रिसोर्स, जो कि किसी भी देश को विकसित होने के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है संसाधन। और संसाधन जब तक नहीं रहेगा तो मनुष्य जो है वो विकास नहीं कर सकता। आज अगर कोई विकसित है, आप देख रहे हैं कि कोई अधिक अगर पैसा कमा रहा है तो उसके पास क्या है, सबसे अधिक संसाधन है। तो कहीं ना कहीं संसाधन जो है ये समानुपाती है विकसित होने का। जितना संसाधन ग्रो करेगा उतना ही जो है व्यक्ति जो है वो क्या होगा, विकसित होगा। व्यक्ति होगा, फिर राज्य होगा, फिर देश होगा, राष्ट्र होगा। तो इस तरह से जो है एक एक व्यक्ति का योगदान है संसाधन बढ़ाने में और फिर देश को, राष्ट्र को विकसित करने में। संसाधन के बारे में भी जानेंगे। और संसाधन, मानव भी एक संसाधन है, आप जानते हैं। अगर मानव अर्ध कुशल है, कुशल है, अगर उसमें स्किल दे दिया जाए, जैसे कि IIT है, NIT है, IIM है, बंगलुरु, ये IISc बंगलुरु है। तो तरह तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो कि विकसित व्यक्ति में कौशल प्रदान कर उसे बाहर निकाल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अत्यधिक संसाधन का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से संसाधन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, खनिज वगैरह सब, ये सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। और फिर जो है भारत का जो सबसे जो मुख्य जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है आपका कृषि। कृषि के बारे में आप जानते हैं कि हमारी कृषि जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग कई महीनों में कृषि पर आत्मनिर्भर हुए, लेकिन आजादी के बाद ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन अभी जो है कई सौ गुना, ऐसा माना जाता है 200 गुना उत्पादन जो है 1967-68 में जो आपका हरित क्रांति हुआ था उसके तुलना में 200 गुना जो है वो उसमें
और प्रत्याशित वृद्धि हुई है और कई महीनों में हम लोग जो है आज आत्मनिर्भर है कृषि क्षेत्रों में। तो इस तरह से हम लोग जो है ये सब चीजें देखते हैं कि कृषि और ये प्राथमिक क्षेत्र का जो है मुख्य अंग है कृषि। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के जो भी प्रकार है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, हालांकि चौथे और पांचवें की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसमें मेनली जो है 3 की चर्चा करेंगे। अभी आप जानते हैं कि कृषि का जो है हमारे जीडीपी में जो है वो 20% जो है वो योगदान है। तो कृषि से जुड़ा हुआ चीज है। हमारा जो देश है वो ग्रामीण इलाका है। 68% लोग जो हमारे ग्रामीण आज भी है। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो इस तरह से इस सब चीजों के बारे में भी हम लोग काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। कृषि को विभिन्न आयामों में देखेंगे कि हरित क्रांति से क्या फायदा हुआ, द्वितीय हरित क्रांति लाने की क्यों आवश्यकता हुई, क्या उर्वरक अत्यधिक सिंचाई से करने से हमारा मिट्टी को क्या नुकसान हुआ, उत्पादन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो तरह तरह की चीजें को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो क्लास है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है पेपर 2 सोशल साइंस के लिए, तो उसके बारे में लोग अब हम पॉलिटिकल में हम चर्चा कर चुके हैं। विविधता जो है आप ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि विविधता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि विविधता कई चीजों में जब अलग अलग चीजें होती है विविधता हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सरकार के बारे में। सरकार में हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, केंद्र में कौन है, ये है उपराष्ट्रपति, उसका जो पदानुक्रम है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो इस तरह से हम लोग 4-5 भी देखेंगे, 10 याद करने का जरूरत नहीं है। सरकार के बारे में कैसे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, बस ऐसे हम लोग को जानना है कि सिर्फ देखेंगे हम लोग उसमें कि कैसे सिर्फ जो है इलेक्टेड मेंबर ही जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। बिहार में विधानमंडल है तो इसमें भले विधानसभा और विधान परिषद है, लेकिन सिर्फ विधानसभा के ही सदस्य मनोनीत, चाहे वो आंग्ल भारतीय तो अभी खत्म कर दिया गया, तो सिर्फ जो है इलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसमें भाग ले सकते हैं। तो ये सब चीज देखेंगे। उसके बाद है स्थानीय स्वशासन। आप जानते हैं हालिया दिनों में बिहार सहित जो कई राज्यों में ये चुनाव देखने को मिला। तो इसमें मेनली जो हम लोग को देखना है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जो कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल जो है 1993 से जो है ये लागू है। इसलिए हर एक 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं और हालिया दिनों में सरकार के द्वारा कई योजना जो है पंचायती दिवस पर लाया गया। वो संपत्ति कार्ड वगैरह सब जो है आप इससे जानते हैं। लाइफ को जीने के लिए लोकतंत्र के बारे में ये सब काफी मतलब कि कई चीजों को आप जानते हैं। बस एक एक टॉपिक पे अगर हम एक एक छोटा छोटा 10 से 15 मिनट अगर हम चर्चा करेंगे तो आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। चाहे वो लोकतंत्र हो या फिर राज्य सरकार हो। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य के लिए निर्माण के लिए जो है 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक हमारा जो है संप्रभुता होता है, एक जनसंख्या होता है, तो संप्रभुता हो गया, जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया और सरकार होता है। तो कोई भी राज्य के लिए जो है ये 4 चीज होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद मीडिया का क्या रोल है। आप जानते हैं कि मीडिया का जो है ये चौथा स्तंभ है। ये लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के वो चौथा स्तंभ है। हालांकि अभी स्थिति हमारे देश में बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि वैश्विक रैंकिंग में जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है 142वां रैंक जो है भारत के मीडिया को दिया है। काफी अच्छा, मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा, बहुत खराब माना जाएगा, लेकिन इसको सुधार करने की जरूरत है। बाकी मीडिया के बारे में हम लोग को समझना है क्या नेगेटिव है उसको बस देखना है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद जेंडर के बारे में, उसके बाद संविधान के बारे में, संविधान में जो खूबसूरती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाहे वो प्रस्तावना से लेकर प्रस्तावना हो या फिर मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, नीति निर्देशक तत्व हो, ये सब चीजें के बारे में। उसके बाद संसदीय व्यवस्था, कैसे संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से आया है और कैसे चल रहा है। कैसे हम लोग देखेंगे कि सरकार इसमें मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको एससी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो उस पे जो है मतलब कि निर्णय पे कितना अधिकार ले सकती है। जुडिशियल रिव्यू 137 अनुच्छेद 137 के तहत जो है अगर कोई कानून के तहत नहीं किया जाएगा कोई भी संविधान संशोधन या कोई भी निर्णय, तो कोर्ट जो है उस पर एक्शन ले सकती है अनुच्छेद 137 के तहत। इस तरह से हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद न्यायपालिका क्या होता है। न्यायपालिका आप जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कर्ता जो है न्यायपालिका है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और राज्य में हाई कोर्ट है। इस तरह से एक अनुच्छेद 32 के तहत है और एक जो है तो एक जो है ये 32 के तहत है और एक जो है
एक जो है हमारा हाई कोर्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग जो इसमें देखने का काम करते हैं। उसके बाद जो है कैसे सामाजिक न्याय होगा, और ये सब चीजें होगी जब डीपीएसपी पे कार्य किया जाएगा, तो तब जो है हमारे सामाजिक न्याय की चर्चा होगी। डीपीएसपी पे काम हो रहा है, कहीं अगर शराबबंदी हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये भी चीज जो है हमारे संविधान में चर्चा किया हुआ है कि अगर सरकार सशक्त होती है तो शराबबंदी करेगी, सरकार सशक्त होगी तो अनुच्छेद 40 में आप देखते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो इस तरह से 43 में आप देखते हैं कि काम देगा। तो इस तरह से कई चीजों को आप देखते हैं कि ऑलरेडी पहले से चर्चा किया हुआ है। और जो सरकार सशक्त हो रही है, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और सरकार का ये ड्यूटी है कि कैसे अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग करके जो है जनता को मुहैया किया जाए, ताकि जो जनता है वो धीरे धीरे वो खुश रहे, समृद्ध होते जाए और देश जो है वो तरक्की। तो इस तरह से जो है मेनली हम लोग आज हम चर्चा कर रहे थे 40 नंबर कैसे आपको आसानी से आ जाए। और 20 नंबर जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, वो पेडागोजी से रहेगा, और उसपे हम लोग धीरे धीरे मतलब कि एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे वो 20 नंबर का आपको आसानी से हो जाए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे पेपर 2 में जो 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उनके लिए जो है पेपर 2 के लिए जो आप जानते हैं कौन एलिजिबल है, तो वो पेपर 2 सोशल साइंस का कैसे तैयारी करें उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। बाकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन यूट्यूब में जरूर करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच साझा करें, ताकि आपसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस मुहिम में लाभान्वित हो। तो आज बस यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।